We are going to start with unit 10, and that is biomolecules. So what are biomolecules? First, let's see. So uh, it is the harmonious and synchronous process of chemical reactions in body which leads to life. Okay, so it is the process which ultimately leads to life. Okay, so अगर हम बात करें तो एक लिविंग सिस्टम ग्रो करता है, सस्टेन करता है, उसके बाद में वो रिप्रोड्यूस करता है खुद को. सबसे अमेजिंग चीज़ किसी भी लिविंग सिस्टम के बारे में ये है कि वो नॉन लिविंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है. मतलब पूरा जो लिविंग सिस्टम है अल्टीमेटली अगर हम उसे देखें तो इट्स मेड अप ऑफ नॉन लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो नॉलेज का जो परसूट है कि केमिकली क्या चल रहा है, ठीक है, किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर, वो सारा जो है वो हमारा किस फील्ड में आता है, वो आता है बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में. कि बायोकेमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये किस तरीके से केमिकल इंटरैक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से लाइफ सिस्टम या लिविंग सिस्टम एग्जिस्ट कर पा रहे हैं. लिविंग सिस्टम्स जो हैं वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड. अच्छा, इसको अगर हम क्लासिफाई करें तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, यानी कि ज़रूरी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं हमारे खाने के. ये जो बायोमॉलिक्यूल है ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और मॉलिक्यूलर लॉजिक बनाते हैं लाइफ प्रोसेसेस का. इसके साथ कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कि वाइटामिन्स और मिनरल सॉल्ट्स भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनिजम्स की फंक्शनिंग में. स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शन कुछ बायोमॉलिक्यूल्स के इस यूनिट में हमने डिस्कस किए हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. नंबर 1 इज़ कार्बोहाइड्रेट्स. टॉपिक 10.1 इज़ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट प्राइमरली प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं और फ्रॉम अ लार्ज ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स प्राइमरली प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हेल्प से. कुछ कॉमन एग्जांपल्स कार्बोहाइड्रेट्स के हैं केन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च एट्सेट्रा. इनमें से ज़्यादातर जो है इनका एक जनरल फार्मूला होता है CXH2OY का, ठीक है. और इनको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मानते हैं, जहाँ से नेम कार्बोहाइड्रेट ड्राइव किया गया है. कार्बोहाइड्रेट मतलब हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का वो है C6H12O6, जो कि जनरल फार्मूला में फिट इन करता है, विच इज़ CXH2OY, है ना. तो C6H2O ब्रैकेट में और बाहर अगर हम 6 लिख लें तो वो फार्मूला जो है वो मैच करता है. लेकिन जितने भी कंपाउंड्स हैं जब आप उनको इस फार्मूला में फिट इन करेंगे और अगर वो फिट हो रहे हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स कहे जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड इस जनरल फार्मूला में फिट होता है. CH3COOH को अगर आप लिखें तो ये फिट होता है C2H2O2, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है. हाँ, तो मतलब यही हुआ कि अगर फॉर्मूले में फिट इन कर रही है तो हर चीज़ जो इस फॉर्मूले में फिट कर रही है वो ज़रूरी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट हो. जैसे कि अभी हमने एसिटिक एसिड का एक एग्जाम्पल देखा. इसी तरीके से रैमनोस जो है C6H12O5 वो एक कार्बोहाइड्रेट है लेकिन इस फॉर्मूले में फिट नहीं करता. तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ कार्बोहाइड्रेट बट डजंट फिट इनटू द फॉर्मूला ऑफ CXH2OY, सो वो आप वहाँ पे आपको नाम याद रखना है, इट्स रैमनोस विच हैज़ अ फॉर्मूला C6H12O5. ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, बट इस फॉर्मूला में फिट इन नहीं करता. ओके, सो बहुत सारे जो रिएक्शंस हैं जो कि ये लोग शो करते हैं वो हाँ सॉरी
बहुत सारे स्पेसिफिक रिएक्शन से हमें ये पता चलता है दैट दे हैव स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड दे हैव स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स। कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप एडिटेड है इनके साथ। केमिकली जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रेट, एल्डिहाइड या कीटोन के फॉर्म में, या कंपाउंड जो कि ऐसे यूनिट्स प्रोड्यूस करे हाइड्रोलिसिस पे। तो कार्बोहाइड्रेट को हम कह सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या ऑप्टिकली एक्टिव कीटोन, या फिर वो कंपाउंड जो कि इनमें से कोई एक प्रोड्यूस करे हाइड्रोलिसिस करने पे। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो कि ऐसे यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो कि स्वीट इन टेस्ट होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट जो कि स्वीट इन टेस्ट होते हैं उनको हम शुगर कहते हैं। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन शुगर है जिसको हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो है सुक्रोस। ठीक है, वो है सुक्रोस। और जो शुगर प्रेजेंट होती है दूध के अंदर उसको हम लैक्टोस बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स भी बोलते हैं जो कि ग्रीक वर्ड सैकरॉन से मिलकर बना है। सैकरॉन का मतलब होता है शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स को उनके बिहेवियर के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है कि हाइड्रोलिसिस होने पर वो कैसा बिहेवियर शो करेंगे, इस बेसिस पे उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। तो ब्रॉडली इनको जो डिवाइड किया गया है या ब्रॉडली इनको जो क्लासिफाई किया गया है वो है मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को उनके बिहेवियर के बेसिस पर हाइड्रोलिसिस के टाइम पे कैसा बिहेवियर शो करते हैं, इस बेसिस पर उनको 3 कैटेगरीज में या 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो एक कार्बोहाइड्रेट जिसको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, फर्दर सिंपलर यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देने के लिए उसको मोनोसैकेराइड कहते हैं, यानी कि सिंपलेस्ट यूनिट है, इसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। तो एक कार्बोहाइड्रेट जिसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता सिंपलर यूनिट्स देने के लिए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के या कीटोन के, उसको हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, अबाउट 20 मोनोसैकेराइड जो हैं वो नेचर में अकर करते हैं। कुछ कॉमन एग्जाम्पल मोनोसैकेराइड के हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस। ठीक है, ओके। दूसरा है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड की अगर हम बात करें ओलिगोसैकेराइड की अगर हम बात करें सो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट जिनके अंदर होते हैं उनको ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, और इनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स के कितने मोनोसैकेराइड हैं इस पर डिपेंड करते हुए हम उनको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। और मतलब हाइड्रोलिसिस के टाइम पर ये हमें कितने मोनोसैकेराइड दे सकते हैं इस बेसिस पर हम उनको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इनमें से जो सबसे कॉमन है वो है डाइसैकेराइड। जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट हैं जो कि हाइड्रोलिसिस पे ऑब्टेन होते हैं डाइसैकेराइड के, वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल है और हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो हमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल देगा और फ्रक्टोज का एक मॉलिक्यूल देगा, लेकिन माल्टोज जो है वो 2 मॉलिक्यूल देगा सिर्फ ग्लूकोज के। तो इस बेसिस पर हम क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू पॉलीसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स दें, यानी कि हमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स दें हाइड्रोलिसिस करने पर, उन्हें हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जैसे स्टार्च हो गया, सेल्यूलोस हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, गम्स हो गए। पॉलीसैकेराइड्स का टेस्ट तो स्वीट नहीं होता है, इस वजह से इनको हम नॉन शुगर्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जो कार्बोहाइड्रेट है उनको रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के फॉर्म में भी क्लासिफाई किया जा सकता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं या टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, उनको हम रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। और वो सारे मोनोसैकेराइड्स
चाहे वो अल्डोस हों, कीटोस हों, वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं ज़्यादातर सभी मोनोसेक्राइड्स। ओके, मूविंग ऑन। मोनोसेक्राइड्स की अब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो मोनोसेक्राइड्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कितने कार्बन एटम्स हैं, एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम, और जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। यानी मोनोसेक्राइड के क्लासिफिकेशन के दो बेसिस हो गए, नंबर 1 कार्बन एटम कितने हैं, नंबर 2 फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अगर मोनोसेक्राइड के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको हम अल्डोस कहते हैं, अगर कीटो ग्रुप है तो उसको हम कीटोस कहते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम जो कि मोनोसेक्राइड बनाएंगे वो भी हम उस नेम में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, कौन कौन से टाइप के मोनोसेक्राइड्स हैं। देखो जैसे कि आपका, हाँ ओके, जैसे आपका जो 3 कार्बन एटम वाला है वो कहलाता है ट्रायोस, ठीक है, ट्रायोस। और अगर इसमें अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है तो ये कहलाएगा एल्डोट्रायोस, और अगर इसमें कीटो ग्रुप मौजूद है तो ये कहलाएगा कीटोट्रायोस, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपका जो है 4 कार्बन का मामला है, तो 4 कार्बन वाले में, ये पूरी टेबल ही हाईलाइट कर लो, 4 कार्बन वाले में हम देखते हैं कि टेट्रोस कहलाएगा एल्डोटेट्रोस, और अगर कीटोन ग्रुप मौजूद है तो कीटोटेट्रोस। 5 कार्बन वाले में पेंटोस कहलाएगा जनरल टर्म, और एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है तो एल्डोपेंटोस, और अगर कीटोन ग्रुप मौजूद है तो कीटोपेंटोस। अगर 6 कार्बन एटम्स हैं तो हेक्सोस कहलाएगा, अगर अल्डिहाइड मौजूद है तो एल्डोहेक्सोस, और अगर कीटोन ग्रुप मौजूद है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो कीटोहेक्सोस। 7 अगर मौजूद हैं कार्बन एटम्स तो 7 कार्बन एटम वाला कहलाएगा हेप्टोस, और अगर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डोहेप्टोस, और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो कीटोहेप्टोस। ओके, ग्लूकोज फ्रीली नेचर में अकर करते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी अकर करते हैं, स्वीट फ्रूट्स हनी के फॉर्म में मौजूद होते हैं, राइप ग्रेप्स पके हुए अंगूर जो होते हैं उनके अंदर भी शुगर होती है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। तो कैसे बनती है ना, उसकी बात कर लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की। तो सक्रोज से यानी केन शुगर से, अगर केन शुगर से हम बना रहे हैं, अगर केन शुगर से हम बना रहे हैं, हाँ, अगर केन शुगर से हम बना रहे हैं तो सबसे पहले अगर सक्रोज को बॉईल किया जाता है डाइल्यूट HCl के साथ या H2SO4 के साथ एल्कोहलिक सॉल्यूशन में, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऑब्टेन होंगे इक्वल अमाउंट में। तो सक्रोज से या केन शुगर से अगर हमें ऑब्टेन करना है तो सक्रोज को अगर हम बॉईल करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ या H2SO4 के साथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें इक्वल अमाउंट्स में ऑब्टेन होंगे, ठीक है। यानी कि जो सक्रोज है या जो केन शुगर है उसको आपने तेज़ाब के साथ डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ बॉईल करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, अब ये देखो, ये हमारा सक्रोज है, ठीक है। सक्रोज को आपने H+ आयन कहाँ से आएगा, आपका एसिड से आएगा, तो ये H+ आयन आ रहा है, पानी है, इसको आप बॉईल कर रहे हो सक्रोज को, C12H22O11 को। इससे हमें मिल रहा है ग्लूकोज C6H12O6 और फ्रक्टोज C6H12O6, ठीक है। अच्छा जी, तो यानी कि अगर हमने सक्रोज को बॉईल किया सिंपल वे में तो हमें मिला ग्लूकोज और हमें मिला फ्रक्टोज, सिंपल। अच्छा, स्टार्च से हमें कैसे मिलेगा, तो पहला तो केन शुगर से था, दूसरा हम बात करेंगे स्टार्च से। तो कमर्शियली ग्लूकोज को हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च से ऑब्टेन किया जाता है, उसको बॉईल किया जाता है स्टार्च को H2SO4 के साथ। जैसे कि वो होती है ना कॉर्न वाली शुगर जो होती है, 393 केल्विन पे अंडर प्रेशर जब हम उसको बॉईल करते हैं तो उस टाइम पे जो हमको मिलता है वो है हमारा ग्लूकोज। जैसे कि यहाँ पे देखो C6H10O5N + NH2O, ये पूरा फॉर्मूला हाईलाइट करके, ये स्टार्च या सेल्यूलोज है आपका, मान लो इसको आपने एसिड के प्रेजेंस में H2SO4 के प्रेजेंस में और 393 केल्विन पे और प्रेशर में, यानी 2 से 3 atm का प्रेशर होना चाहिए, वहाँ पर आपने इसको बॉईल किया तो आपको मिला ग्लूकोज NC6H12O6, ग्लूकोज मिल गया।
अब भाई ग्लूकोज मिल गया तो ये शुगर तो आपको मिल गई यहाँ पर, है ना, लेकिन जो फ़र्क है वो अच्छा इसमें डिस्कशन इन्होंने किया नहीं है। तो सिंपल सी बात ये है कि दो तरीके से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला है आप सक्रोज से ऑब्टेन कर सकते हैं और दूसरा है कि आप स्टार्च से ऑब्टेन कर सकते हैं। दोनों तरीके की हमने बात कर ली, स्टार्च से कैसे करेंगे और सक्रोज से कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की, कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस है, ठीक है, ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस है और इसको हम डेक्सट्रोस भी कहते हैं, ठीक है, तो इसको हम डेक्सट्रोस भी कहते हैं। और ये मोनोमर है, मोनोमर है बहुत सारे बड़े कार्बोहाइड्रेट्स का, जैसे कि स्टार्च, सेल्यूलोस, और प्रोबेबली जो सबसे ज़्यादा अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है अर्थ पे वो ग्लूकोज ही है। और इसको जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एविडेंसेस, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि ये एक एल्डोहेक्सोस है, इसको डेक्सट्रोस भी कहते हैं, डेक्सट्रोस भी कहते हैं, ठीक है, और ये एक एल्डोहेक्सोस है। मोनोमर है बहुत सारे बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि स्टार्च हो गया, सेलुलोस हो गया, तो उसका जो मोनोमर यानी उसका जो सिंगल यूनिट है वो है ग्लूकोज, ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर लो चाहो तो। अच्छा जी, अच्छा 3-4 पॉइंट्स और हैं वो देख लेते हैं ज़रा। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हमें पता चला है, दैट इट इज़ C6H12O6। प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग अगर हम इसकी करते हैं तो हमें ऑब्टेन होता है एन-हेक्सेन। लंबे समय तक अगर हम इसको हीट करेंगे तो हमें एन-हेक्सेन मिलेगा, जिससे हमें पता चलता है कि 6 कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन में लिंक्ड हैं, ठीक है। हेक्सेन मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन एटम आपस में लिंक्ड हैं, है ना। तो ये हमारा ग्लूकोज है, ये वाला ग्लूकोज है, और इसको जब हमने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ HI एंड वी प्रोवाइडेड इट सम हीट, तो हमें पता चला कि यहाँ पर 6 कार्बन की एक लंबी चेन मौजूद है, जिसको हमने कह दिया एन हेक्सेन। अब ग्लूकोज का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो ये है, CHO ऊपर, 3 कार्बन ऐसे में अटैच्ड है और CHO ग्रुप है, फिर CHOH4 है, फिर CH2OH है। ओके, एक सेकेंड। तो ग्लूकोज जो है वो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करता है। अच्छा, स्ट्रक्चर कैसे बनाया इसकी हम बात कर रहे हैं ना। तो देखो पहली चीज़ तो ये कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 था, ठीक। दूसरी चीज़ ये, जब हमने इसको प्रोलॉन्ग्ड हीट किया तो हमें एन हेक्सेन मिला, तो हमें कंफर्म हो गया कि भैया 6 कार्बन का चेन है जो कि आपस में लिंक्ड है। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। ग्लूकोज जो है वो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करता है एक ऑक्जिम बनाने के लिए, और एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन साइनाइड का वो ऐड कर देता है साइनोहाइड्रिन देने के लिए। तो ये जो रिएक्शन है ये कंफर्म करती है कि यहाँ पे एक कार्बोनाइल ग्रुप भी मौजूद है ग्लूकोज में, ठीक। तो ग्लूकोज, इसको दोबारा समझते हैं। जब ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट जब ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करेगा, ये ग्लूकोज है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो साइनाइड ग्रुप मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक ऑक्सिम मिल रहा है और हाइड्रोजन साइनाइड के फॉर्म में एक ग्रुप ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन साइनाइड के फॉर्म में एक ग्रुप ऐड हो रहा है, इसको हम साइनोहाइड्रिन कह सकते हैं, ठीक है। जो अब हम रिजल्टेंट हमें मिलेगा उसको हम साइनोहाइड्रिन कह सकते हैं। ओके, तो ये ऑक्सिम ग्रुप मिला जब हमने इसको हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट किया, और फिर जब ये साइनाइड के साथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमें देता है साइनोहाइड्रिन, ठीक है, साइनोहाइड्रिन, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर एक कार्बोनाइल ग्रुप यानी कि C+O ग्रुप मौजूद है अटैच टू द मेन चेन फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में या ग्लूकोनिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है ग्लूकोज, जब हम उसका रिएक्शन करवाते हैं विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। हाँ, तो ग्लूकोज जो है जब
हम उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड के फॉर्म में। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम वहाँ पर यूज़ करते हैं ब्रोमीन वाटर। अब इससे पता ही चलता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है वो एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है। तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में, ग्लूकोनिक एसिड में रिएक्शन करने पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि ब्रोमीन वाटर के साथ। इससे पता ये चलता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हमको दे रखा है CHO, मतलब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दे रखा है CHO, CHOH4 एंड CH2OH। तो इसको जब हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें मिल रहा है COOH, ठीक, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, फिर CHOH4 और फिर CH2OH। ग्लूकोनिक एसिड पूरा इसका नाम है ऊपर से नीचे तक। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज क्या होता है? तो एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज जब हम करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तो वो हमें ग्लूकोज पेंटा एसीटेट देता है, जो कि कंफर्म करता है कि इसमें 5 OH ग्रुप मौजूद हैं। अच्छा, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है एज ए स्टेबल कंपाउंड तो 5 OH ग्रुप जो हैं उनको अटैच होना चाहिए अलग अलग कार्बन एटम्स से, ठीक है। देखो क्या है, ये ग्लूकोज है, इसको आपने रिएक्ट किया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, रिजल्टेंट आपको क्या मिल रहा है कि यहाँ पर हाँ पेंटा एसीटेट मिल रहा है। तो पेंटा एसीटेट जो है वो कंफर्म करता है इस बात को कि भैया 5 OH ग्रुप इसके अंदर है ना, और सिंस इट एग्जिस्ट एज अ स्टेबल कंपाउंड। तो जो 5 OH ग्रुप हैं वो अलग अलग कार्बन एटम से जुड़े हुए होंगे तभी ये एक स्टेबल कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाएगा। छठा पॉइंट ये है कि जब हम इसको नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज करते हैं तो ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड दोनों ही हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या सैकरिक एसिड देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि प्राइमरी अल्कोहलिक OH ग्रुप ग्लूकोज में मौजूद है। ग्लूकोज को आपने रिएक्ट किया, ऑक्सीडाइज किया, सॉरी ग्लूकोज को आपने ऑक्सीडेशन किया, उसको ऑक्सीडाइज किया तो आपको मिला सैकरिक एसिड। सैकरिक एसिड आपको ग्लूकोनिक एसिड के ऑक्सीडेशन पर भी मिलता है। तो दोनों जगह से ये बात कंफर्म हो रही है दैट इट्स ग्लूकोज। अच्छा, जो एग्जैक्ट स्पेशियल अरेंजमेंट है अलग अलग OH ग्रुप का वो फिशर ने दिया था बहुत सारी दूसरी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के बाद, और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करेक्टली रिप्रेजेंट किया गया है फर्स्ट फिगर में। तो जो ग्लूकोनिक एसिड है उसको सेकंड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और जो सैकरिक एसिड है उसको थर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क है वो आप देख सकते हैं। ग्लूकोज में CHO ऊपर है, CH2OH नीचे है, HOH, अच्छा ठीक है, सो थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है तीनों में। अच्छा, ग्लूकोज को करेक्टली नेम जो दिया जाता है वो दिया जाता है D+ ग्लूकोज। D अगर हम ग्लूकोज के नाम से पहले लगा देते हैं तो वहाँ हमें ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन पता चलता है, और जो प्लस साइन है वो रिप्रेजेंट करता है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर है मॉलिक्यूल का। ये हमें याद रखना है कि D और L का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड से। वो लेटर D और L से भी नहीं जुड़े हुए हैं, और जो मीनिंग है D और L नोटेशन का वो क्या है वो अब हम समझ लेते हैं। तो जो लेटर D है या लेटर L है अगर वो किसी भी कंपाउंड के नाम से पहले जुड़ा हुआ है तो वो ये बताता है कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या है किसी भी पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर का। किसी भी कंपाउंड के पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर का रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम अदर कंपाउंड। कॉन्फ़िगरेशन जिसका हमें पता हो उसके स्टीरियो आइसोमर का रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। अच्छा, जैसे कार्बोहाइड्रेट के केस में अगर हम किसी पर्टिकुलर आइसोमर जैसे कि ग्लाइसरल्डिहाइड का हम देखते हैं उसका रिलेशनशिप देखते हैं आइसोमर के साथ कि कार्बोहाइड्रेट का रिलेशनशिप कैसा है। तो ग्लाइसरल्डिहाइड जो है उसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है और वो 2 एनेंशियोमेट्रिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है।
कैसे एग्जिस्ट करता है वो ये दे रखा है, एक तो प्लस ग्लाइसरल्डिहाइड और एक ये नेगेटिव ग्लाइसरल्डिहाइड। नेगेटिव का मतलब बस वो है कि वो H जो है वो शिफ्ट कर जाएगा, मतलब वो जो है वो जो राइट पे था वो लेफ़्ट पे आ गया है और जो लेफ़्ट पे था वो राइट पे आ गया है। प्लस आइसोमर जो है ग्लाइसरल्डिहाइड का, उसमें डी कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका मतलब ये है कि जब उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हम लिखेंगे पेपर पे तो उसमें हम स्पेसिफिक कन्वेंशंस का इस्तेमाल करेंगे जिनके बारे में हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। जो OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड पे लाई करता है स्ट्रक्चर में। ये सारे कंपाउंड जो हैं इनको केमिकली इनको केमिकली कोरिलेट किया जा सकता है डी प्लस आइसोमर ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड से, और कहा जा सकता है कि डी कॉन्फ़िगरेशन इनका है। लेकिन वो उनको कोरिलेट किया जा सकता है ओके वो सारे कंपाउंड जिनको कोरिलेट किया जा सकता है L नेगेटिव आइसोमर से ग्लाइसरल्डिहाइड के, उनको हम कहेंगे कि उनका L कॉन्फ़िगरेशन है। L नेगेटिव आइसोमर के अंदर जो OH ग्रुप है वो लेफ़्ट साइड पे होगा, जैसा कि हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर में। और अगर मान लीजिए हमको असाइन करना है कन्फिग्रेशन किसी मोनोसेकेराइड का, तो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम होगा जिसको कंपेयर किया जाएगा। लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम को आप कंपेयर करेंगे, जैसे कि पॉजिटिव ग्लूकोज में जो OH ग्रुप था लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे वो राइट साइड पे था, जिसको हम कंपेयर कर रहे थे पॉजिटिव ग्लाइसरल्डिहाइड से। और जो प्लस ग्लूकोज है उसको हम डी कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं इस बेसिस पर। दूसरे जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है ग्लूकोज के, उनको कंसीडर हम नहीं करते इस कंपैरिजन के लिए। और इसी के साथ जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का और ग्लाइसरल्डिहाइड का, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि ज़्यादातर जो ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है वो हमेशा टॉप पर रहती है। इस केस में CHO ग्रुप है। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, ये वाला आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये वाला ग्लाइसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर जो आपका वो वाला कार्बन है जो कि सबसे ज़्यादा कैसे फॉर्म में है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम जो है ग्लूकोज का। तो जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है ग्लूकोज का, उसके ऊपर आपको चेक करना है और उसके बेसिस पे आपको असाइन करना है। जैसे कि यहाँ पर आपने D प्लस असाइन किया कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है ग्लूकोज का? तो जो स्ट्रक्चर 1 था ग्लूकोज का वो ज़्यादातर उसकी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करता है, लेकिन ये जो रिएक्शंस हैं और जो ये फैक्ट्स हैं इनको हम स्ट्रक्चर 1 से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्या रिएक्शंस हैं और क्या फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, नंबर 1, अल्डिहाइड ग्रुप इसके अंदर है, लेकिन अल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद ग्लूकोज जो है वो हमें शिफ्ट टेस्ट नहीं देता। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता NaHSO3 के साथ। तो एल्डिहाइड ग्रुप तो मौजूद है इसके अंदर, फिर भी हमें शिफ्ट टेस्ट नहीं दे रहा है, तो भैया बात तो गलत है। दूसरा पॉइंट ये है कि पेंटा एसीटेट ग्लूकोज है, जो पेंटा एसीटेट है ग्लूकोज का, वो रिएक्ट नहीं करता हाइड्रोक्सिलामीन के साथ, जिससे पता चलता है कि इसमें कोई फ्री CHO ग्रुप नहीं है, क्योंकि होता तो रिएक्ट करता हाइड्रोक्सिलामीन के साथ। ग्लूकोज जो है वो 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जिनको हम अल्फ़ा और बीटा कहते हैं। जो अल्फ़ा फॉर्म है ग्लूकोज का वो हमें क्रिस्टलाइजेशन से मिलता है, जब उसका ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का 303 केल्विन पे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन होता है, तब हमें मिलता है बीटा फॉर्म। और जब उसका अच्छा सॉरी, अगर 303 पे करेंगे तो अल्फ़ा मिलेगा, अल्फ़ा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मिलेगा, मेल्टिंग पॉइंट जिसका 419 केल्विन है। और जो बीटा फॉर्म है वो हमें हासिल होता है 371 पे क्रिस्टलाइज करने से, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 473 केल्विन है। ठीक है। अच्छा, जो बिहेवियर है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते ओपन चेन स्ट्रक्चर से। फर्स्ट ग्लूकोज के लिए हम ओपन चेन स्ट्रक्चर से बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये कहा गया कि जो OH ग्रुप है वो CHO ग्रुप ऐड कर सकता है और एक साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर
बना सकता है। ये पता चला कि ग्लूकोज एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है जिसके अंदर जो OH है 5वें कार्बन पे वो रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। इससे हमें पता चलता है कि CHO ग्रुप एब्सेंट क्यों है, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि ग्लूकोज 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है जैसे कि नीचे दे रखा है। ये जो 2 साइक्लिक फॉर्म्स हैं ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ। तो अल्फा डी प्लस डेक्सट्रोस और बीटा डी प्लस डेक्सट्रोस, सॉरी ग्लूकोज डेक्सट्रोस नहीं है, ग्लूकोज है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि CHO ग्रुप एब्सेंट क्यों है। ठीक है, अच्छा अल्फ़ा बीटा में क्या अंतर है, तो अगर जो OH ग्रुप है वो इस साइड पे होगा तो वो बन जाएगा आपका बीटा, और अगर इस साइड पे होगा तो वो बन जाएगा आपका अल्फ़ा। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस इसमें भी नहीं है। जो 2 साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म्स हैं ग्लूकोज की वो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में डिफ़र करती हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप के। कार्बन नंबर 1 का कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको हमें देखना है, जिसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, और जो अल्डिहाइड कार्बन है बिफोर क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे आइसोमर्स जैसे कि अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, इनको हम एनोमर्स बोलते हैं। जो 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का उसको हम पायरेनोस स्ट्रक्चर बोलते हैं, अल्फा हो या बीटा हो। एनालॉजी कर लें आप पायरन के साथ। पायरन एक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक ऑक्सीजन एटम होता है, 5 कार्बन एटम होते हैं रिंग के अंदर। जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का वो ज़्यादा करेक्टली रिप्रेजेंट किया जा सकता है हावर्थ स्ट्रक्चर से, जैसे कि नीचे दे रखा है। पायरन का स्ट्रक्चर अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोस का स्ट्रक्चर, बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोस का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं फ्रक्टोज की। ओके, आई थिंक वी शुड स्टॉप हेयर। फ्रक्टोज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।